नमस्कार। सीएससी के ऑफिशियल फेसबुक लाइव सेगमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं रविकांत द्विवेदी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हर हफ्ते एक ऐसा शो लेकर आते हैं जिसमें सिर्फ आपके फायदे की बात होती है, और इस बार जो हम बातचीत कर रहे हैं वो एनपीएस की गारंटी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि एनपीएस नाम जो है वो सभी लोगों के लिए बहुत नया नहीं है, बहुत पुराना है, और लंबे समय से हम लोग इसके फायदे के बारे में जानते हैं। लेकिन और विस्तार से जानने और समझने के लिए आज हम लोगों ने ये सेशन रखा है, और इस सेशन को और खूबसूरत बनाने के लिए और मीनिंगफुल बनाने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा सीजीएम है पीएफआरडीए के श्री सुमित कुमार साहब। नमस्कार सर। सबसे पहले शुक्रिया, आपने सबसे पहले तो वक्त निकाला और इस पर बातचीत करने के लिए आप हमारे साथ यहाँ पे आए। और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है सरदीप सिंह सीएससी से, आपका भी सर बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सरदीप जो है वो ऑलरेडी एनपीएस देखते हैं सीएससी के सेगमेंट में, और आप सुमित कुमार सर जो है वो पीएफआरडीए की टीम से हैं। बहुत लंबा करियर रहा है सर का, 12 साल से आप इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली पीएफआरडीए को देख रहे हैं, और करीब करीब मोर देन 23 इयर्स इंडस्ट्री में काम करते हुए सर को एक लंबा वक्त गुजरा है। तो मैं बहुत लंबा नहीं लेते हुए सबसे पहले तो सरदीप जी आपके पास आना चाहूंगा और दो चीजें समझना चाहूंगा। शुरुआत किसी एक चीज से करते हैं और उसके बाद फिर आपके प्रेजेंटेशन पे आते हैं। सबसे पहले मोटी मोटा मुझे शब्दों में बताइए कि एनपीएस के बेनिफिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं, और क्यों एनपीएस करना चाहिए। एक तो धन्यवाद आपका रविकांत सर कि ये अपॉर्चुनिटी मिला है हमें एनपीएस की जो जानकारी हम शेयर करें अपने लोगों के साथ। तो जैसा कि नेशनल पेंशन सिस्टम है उसके जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट ये आज की डेट में एनपीएस है जहां पे लोगों को ये रिटायरमेंट प्लानिंग का एक प्रोविजन दिया गया। ठीक है। आज से अगर यही 10 साल पहले या 15 साल पहले की बात करें जब एनपीएस नहीं होता था तो लोगों के पास कोई वे नहीं था कि जहां पे जाके वो अपना एक रिटायरमेंट प्लान कर सके कि हाँ हम रिटायरमेंट के बाद ये अमाउंट हमें मिल जाएगा और उस पे हम अपना पेंशन के जरिए अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। ठीक है। एनपीएस का ये है कि जो बेनिफिट लाया गया है कि उनको एक वे आउट मिल गया है, एक गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है ये जिसमें वो अपना एक रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। ये एक बहुत ही रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। जैसे सुमित सर हैं हमारे साथ, पीएफआरडीए से हैं। एनपीएस जो है बहुत रेगुलेटेड स्कीम है। ये पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है। प्लस इसमें अदर्स फीचर्स भी हैं जो लोगों को दिए गए हैं, जैसे कि आपको कहीं जाने का भी जरूरत नहीं है, आप अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल से अकाउंट खुलवा सकते हैं, बहुत इजी है। कोई फिजिकल जाना चाहता है, फिजिकली फॉर्म भर के जाना चाहता है, वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अगर चाहते हैं कि जिस इन्वेस्टमेंट जो फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी फंड मैनेजर के साथ कर रहा हूँ वो पेंशन फंड में बदल सकूं, उसके भी पीएफआरडीए ने बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए हैं। पेंशन फंड के साथ पेंशन स्कीम्स भी आप चेंज कर सकते हैं, साल में 4 बार आप चेंज कर सकते हैं। और जितना भी कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाया गया है बहुत ट्रांसपेरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर है, कुछ भी हिडन कॉस्ट नहीं रहता। साफ साफ शब्दों में सबको बताया जाता है कि ये आपको खर्चा पड़ेगा एनपीएस अकाउंट ओपन करने का या एनपीएस अकाउंट चलाने का, और वही लिया जाता है, उससे ऊपर कोई नहीं लिया जाता। दूसरा एक सबसे बड़ी चीज जो एनपीएस की, ये सबसे किफायती प्रोडक्ट है वर्ल्ड का, एशिया का सबसे किफायती प्रोडक्ट है। इससे सस्ता प्रोडक्ट कोई नहीं मिलेगा जिसमें इतने कम चार्जेस ले जाते हैं। गवर्नमेंट का पीएफआरडीए का ये थॉट रहा है कि जो हम अपनी पूंजी लगा रहे हैं रिटायरमेंट के लिए उसमें कम से कम खर्चा एक्सपेंस घटाएं, ताकि उतना ज्यादा कॉर्पस लोगों का इकट्ठा हो सके और उनको रिटायरमेंट के टाइम वो पैसा मिल सके और वो यूज कर सके एज ए पेंशन। तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो एनपीएस में हमें दिए जाते हैं। जी एब्सोल्युटली, बात तो बिल्कुल ठीक है। और हालांकि इसकी थोड़ी जागरूकता की कमी है, और बीच बीच में मैंने देखा भी है कि बहुत ज्यादा लोग इस पे एक्टिव नहीं होते, बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ठीक है अभी मैं जवान हूँ, अभी अच्छे से नौकरी कर रहा हूँ, अच्छा एक सैलरी मिल रहा है, काम चल रहा है, पेंशन की जरूरत क्या है। लेकिन शायद अगर वो अपने फादर से पूछें या अपने किसी ऐसे बुजुर्ग इंसान से पूछें तो शायद वो उस पेंशन का एक अच्छा बेनिफिट आपको बता सकेगा। तो मैं और इस चर्चा को अभी जारी रखेंगे, आधे घंटे पौने घंटे आपसे इत्मीनान से बात करेंगे, बहुत सारे टेक्निकल सवाल भी आपके पास आएंगे। सुमित सर, सबसे पहले मैं आपके पास भी आ सकता हूं, और इसमें हम एक लाइन अगर ले लें कि पीएफआरडीए आखिर है क्या और ये क्या करती है, छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आप दे सकें इस सेंस में, तो शायद बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं कि पीएफआरडीए एक्चुअली क्या है और उसका वर्किंग मॉडल क्या है, वो शायद लोगों को आसानी से समझ में आए। सबसे पहले सबको नमस्कार, और आप आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू टू दैट यू इनवाइटेड अस फॉर दिस मीटिंग। तो पीएफआरडीए क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। तो पीएफआरडीए एक रेगुलेटरी बॉडी है जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में एक एक्ट पास करके
अधिनियम पास करके उसको क्रिएट किया था। दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। राइट। इसका मेन उद्देश्य है कि जो लोगों को, इंडिया के लोगों के लिए एक पेंशन की सुविधाएं जनरेट करना, एक जो है सो मेनली इसका कार्य है जो नेशनल पेंशन सिस्टम जो लॉन्च किया गया है इंडिया में, उसको सुचारू रूप से चलाना। और दूसरी जो बाकी अटल पेंशन योजना है, जो मेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है 2015 में जो लॉन्च की है, उसको भी हम एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये बेसिकली स्कीम्स हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज हैं जो इसके लिए काम करते हैं, जैसे कि पेंशन फंड्स हैं, कस्टोडियन है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है। सो बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज हैं जो एनपीएस आर्किटेक्चर से जुड़े हुए हैं। उन सबको रेगुलेट करना, उन सब के लिए रेगुलेशन बनाना, उनका सुपरविजन करना, मॉनिटरिंग करना, ये सब जो है ना पीएफआरडी का काम है, ताकि जो इन्वेस्टर जो आएगा, यानी जो सब्सक्राइबर स्कीम में आ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और उसको प्रॉपर तरीके से एंड में जब वो रिटायर उसमें से निकलता है स्कीम से, उसको प्रॉपर रूप से प्रॉपर पेंशन मिले। तो ये जो है ना पीएफआरडी का एक मेन उद्देश्य है। लवली सर, लवली सर, आप बने रहिए हम लोगों के साथ में। अभी जो दर्शक लाइव देख रहे हैं, चूंकि हम ये सेगमेंट अपना फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सब पे एक साथ लाइव कर रहे हैं, बहुत सारे दर्शक अभी जुड़ रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, और अभी जुड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। करीब 1 घंटे हम लोग रहेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ वहां से भी हम सवाल उठाएंगे। तो जितने लोग इस शो को देख रहे हैं, अगर आपके मन में किसी भी तरीके से एनपीएस से जुड़ा कोई भी सवाल है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, किसी तरीके का कोई सवाल हो, बेशक आप पूछ सकते हैं बिना किसी परेशानी के। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने सवाल ड्रॉप करिए, हमारी टीम बैकएंड पे है, वो सवाल हम पे लेगी, और हम आप दोनों जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं इसके लिए, उनसे हम बातचीत करेंगे। सरदीप सर, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन ले लेते हैं जो कंप्लीटली एनपीएस के बारे में है, जो आप शायद विस्तार से बता सकें। तो एक बार मुझे बताएं कि एग्जैक्टली एनपीएस कैसे वर्क करता है और सीएससी के लोगों के लिए किस तरीके का बेनिफिट्स रहेगा। ओवर टू यू सर। जी, नेक्स्ट कर लिए। अभी जो हम एनपीएस की बात कर रहे हैं, एनपीएस जो एक प्रोडक्ट है नेशनल पेंशन सिस्टम, जैसे कि नाम बताता है कि जब तक हम कमा रहे हैं, 60 साल तक हम जी रहे हैं, उसके बाद जब हमारा रिटायरमेंट हो जाता है, जब हमारी इनकम खत्म हो जाती है, तो हमें कुछ प्लान करना है, उस रिटायरमेंट का हमें कुछ प्लान करना है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी तो मेरा 30 साल एज हुआ है, 40 साल एज हुआ है, अभी जरूरत नहीं है मुझे ये सब प्लान करने की, मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है। बट जब 50 साल के पास पहुंचते हैं, तब हमें ध्यान आता है कि हाँ, हमें अब रिटायरमेंट करना है और इसके ऊपर जाना है, बट तब तक बहुत लेट हो जाता है जी। अब रिटायरमेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, हमारा हेल्थ केयर एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। हम हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल के वहाँ खर्चे हमारे बढ़ जाते हैं, वहाँ पे जो मेडिसिन मिलती हैं उनकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है, जिसकी वजह से सारी चीजें भी महंगी हो जाती हैं। अगर आपने कुछ खाने पीने की चीज जो आज की डेट में आप ले रहे हैं, या जो आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहे हैं आज की डेट में, एक कार मेंटेन कर रहे हैं या एक स्कूटर मेंटेन कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट के बाद अगर वो चीज आप मेंटेन करना चाहेंगे तो वो तो आपको कॉस्टली पड़ेगी। प्लस आप भी चाहेंगे कि अगर मैंने वो 60 साल तक चीज मेंटेन करी है, एक स्टेटस मेंटेन किया है, वो आगे जाके भी मैं उसको कंटिन्यू करूं। और दूसरा ये कि अगर आपकी एक फैमिली है, अभी फैमिली भी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, आपकी डिपेंडेंसीज, ज्यादा लोग बच्चे होते नहीं है, तो डिपेंडेंट आपको अपने को ही संभालना पड़ेगा, आपके कोई ज्यादा लोग रहेंगे नहीं जो आपको टेक केयर कर पाएंगे। और आपका जो है एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहता है कि कुछ लोग रहते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद भी काम करना पड़ता है, बिकॉज उन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग किया ही नहीं। अगर वो प्लान करें कि भाई हाँ 60 साल तक मैं इतना अमाउंट ले लूंगा और इतना मुझे पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको 60 साल के बाद काम नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए, ये सारी चीजों के लिए हमारा ये रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी बोला जाता है। और रिटायरमेंट प्लानिंग का जो सबसे अच्छा ऑप्शन दिया जाता है नेशनल पेंशन सिस्टम, ये एनपीएस जो ऑप्शन है, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है जी। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। अब कौन ज्वाइन कर सकता है? देखिए, बहुत ही लिबरल तरीके से इस प्रोडक्ट को बनाया गया है ताकि जितनी भी पॉपुलेशन है हमारी वो इसमें कैटर हो सके, एलिजिबल जो पॉपुलेशन है कैटर हो सके। इसमें कोई भी सिटीजन, भारतीय नागरिक, चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, एनआरआई है या ओसीआई है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो इसको ज्वाइन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो 18 से 70 साल की एज में आता है, वो इसको आके अकाउंट ओपन कर सकता है और 75 साल तक उसको चला सकता है।
अब जो हम रिटायरमेंट या पेंशन की बात करते हैं वो हम सोचते हैं कि सिर्फ सैलरी वाले ही कर सकते हैं, दूसरे जो बिजनेस है वो नहीं कर सकता। इसमें ऐसा नहीं है, चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या आप अगर आपका कोई बिजनेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो भी इसको ज्वाइन कर सकता है। और इसके लिए लगेगा क्या, बहुत मिनिमम डिटेल्स लगेंगी। आपका केवाईसी होना चाहिए जो किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में रिक्वायर्ड रहता है, आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, केवाईसी का मतलब है। दूसरा, एक बैंक डिटेल्स होना चाहिए, वैलिड बैंक डिटेल्स होना चाहिए, ताकि अगर जब आप विड्रॉ कर रहे हैं फंड्स को या जब आप एग्जिट कर रहे हैं तो उस बैंक में आपका ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर आप इस बैंक डिटेल्स को बाद में चेंज कराना चाह सकते हैं तो भी चेंज कर सकते हैं, वो प्रोविजन भी अवेलेबल हैं, बट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ये देना जरूरी है। अब हम आते हैं कि कितने प्रकार के एनपीएस अकाउंट रहते हैं। एनपीएस अकाउंट, जो अकाउंट एक है, उसमें दो तरह के प्रोविजन दिए जाते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 मैंडेटरी है, ये पेंशनेबल अकाउंट है, इसमें जो भी पैसा जाता है वो आपकी पेंशन के लिए इकट्ठा होता है। साथ में एक बहुत बढ़िया फीचर दिया गया है पीएफआरडी की तरफ से जो टीयर 2 करके है। ये एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट, नॉर्मल एक अकाउंट इन्वेस्टमेंट की तरह चलता है, जिसमें आप पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन बहुत मिनिमम है। वो चीज है जिसमें आपको रिटर्न्स भी एनपीएस के अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, जो आपको मे बी जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जैसे फिक्स डिपॉजिट्स में उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। तो टीयर 2 एक प्रोविजन देता है एक व्यक्ति को कि वो अपने अच्छे रिटर्न्स ले सके ज्यादा रिस्क लिए बगैर। अब टीयर 2 जो लाया गया था वो ये लाया गया था कि भाई इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, रिटर्न्स आएंगे। इसके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या हैं कि आपको कुछ उसका एएमसी नहीं देना है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 0 है। सिर्फ टीयर 1 अगर अकाउंट खोलते हैं तो भी एएमसी वही है, टीयर 2 साथ में खोल लेते हैं एज ए वॉलंटरी तो भी एएमसी में, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज में कोई चेंज नहीं है। प्लस आपके ऊपर फ्लेक्सिबल जैसे विड्रॉल है कि कभी भी पैसा डाल सकते हैं और कभी भी आप उसको निकाल सकते हैं जब भी जरूरत पड़े। आज डाला है और सपोज करिए 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद मुझे रिक्वायरमेंट आ गया तो मैं टीयर 2 से विड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है। और ऐसा मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट का भी जरूरत नहीं है जो बहुत सारे अकाउंट्स में रहता है, चाहे बैंक अकाउंट्स हो, कि भाई 1000 रुपए या 10,000 रुपए रहना चाहिए। टीयर 2 में आप पूरा का पूरा भी विड्रॉ कर सकते हैं जब आपको जरूरत है, जब आपके पास आ जाए पैसा तो आप डाल सकते हैं। अभी ये जो अगेन, क्योंकि ये एक बहुत बड़े इनिशिएटिव पे बनाया गया है, इसमें ऐसा रखा गया है ताकि कोई व्यक्ति आराम से इसको खोल सके, आराम से इसको चला सके। उसका ऐसा ना हो कि अकाउंट फ्रीज हो गया क्योंकि वो उतना पैसा ही नहीं डाल पा रहा है। तो 500 रुपए से ये अकाउंट खुल जाता है। टीयर 1 की बात करें, अगर टीयर 2 भी साथ में खोलना है तो 1000 रुपया और देना पड़ता है। अगर हम साल की बात करें, एक साल में मिनिमम 500 रुपए, 1000 रुपए डालना पड़ता है इसको एक्टिव रखने के लिए। अगर आप वो नहीं डालेंगे तो फ्रीज हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 1000 रुपए साल में आप 2 बार डालेंगे या 1 बार डालेंगे तो प्राइम फ्रीज नहीं होगा। आप मिनिमम कंट्रीब्यूशन जब भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनपीएस में 500 रुपए डालना होता है, क्योंकि बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। 500 रुपए आप इजिली डाल सकते हैं। तो इसमें बहुत जो मिनिमम लोग हैं जो इकोनॉमिकली उतने एडवांस नहीं है, उतना उनका स्टेटस नहीं है, वो भी इसको आराम से कर सकते हैं और चला सकते हैं। 500-1000 रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं है, साल भर तक के बीच में कभी भी आप आराम से कर सकते हैं। बेनिफिट्स एनपीएस के क्या क्या? बिल्कुल। तो हम बेनिफिट की बात करें, वेल रेगुलेटेड है, पीएफआरडी है, हमारे साथ खड़ा है। कोई भी कंप्लेंट आती है, कोई भी ग्रीवेंस है आपको किसी भी चीज में, चाहे आपकी जो इन्वेस्टमेंट के इश्यू हो, अकाउंट ओपनिंग के इश्यू हो, अकाउंट क्लोजर के इश्यू हो, या कोई आपका कुछ सर्विस रिक्वेस्ट के इश्यूज हो, पीएफआरडी ने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको अकाउंटेबल बनाया गया है। और अगर उनसे आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है तो पीएफआरडी इज ऑलवेज देयर। अम्बुड्समैन है जिसमें आप जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट। बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, ऑनलाइन खोल लीजिए, फिजिकल में खोल लीजिए, प्रोविजंस दिए गए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। आप फंड मैनेजर चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर लीजिए। साल में 1 बार आप चेंज कर सकते हैं फंड मैनेजर। अगर आपको लगता है उसका उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आप चेंज कर लीजिए। स्कीम्स जो होती हैं, फंड स्कीम्स जो होती हैं, वो भी आप साल में आप 4 बार चेंज कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उतने रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाल के सोच सकते हैं, इक्विटी में डाल के सोच सकते हैं। या आपको लगता है कि आपका एज थोड़ा बढ़ रहा है, आपको रिस्क थोड़ा कम लेना चाहिए, तो आप इक्विटी में अपना परसेंटेज घटा सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में बढ़ा सकते हैं। वो प्रोविजंस अवेलेबल हैं। ये जो अकाउंट है, एनपीएस अकाउंट है, बहुत पोर्टेबल अकाउंट है।
आपके पास एक बार अकाउंट नंबर मिल गया, वही आपका जिंदगी भर अकाउंट नंबर चलता है, उसमें चेंज नहीं होता है। जनरली क्या होता है, आपको एक अकाउंट नंबर दे दी जाता है, आप जब क्लोज करते हैं और दूसरा खोलते हैं तो नंबर जी। चेंज हो जाता है। तो वो एक प्रॉब्लम आती है। जो हमें बेनिफिट इसका ये है कि एक बार आपको पैन मिल गया, आपको एक एनपीएस अकाउंट नंबर मिल गया, वो आपको मेंटेन करना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। ठीक है। टैक्स बेनिफिट की बात करूं मैं, तो टैक्स बेनिफिट, मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्स बेनिफिट्स हैं इसमें। एक तो जो हमारा जो टैक्स, जो आईटीडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो हमें बना के दिया है कि ये जो रूल्स हैं, उसमें सेक्शन 80C, आप सब लोग जानते होंगे 80C के बारे में, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका इंश्योरेंस आ जाता है, एलआईसी आ जाता है, ईएलएसएस आ जाता है, पीपीएफ आ जाता है, सुकन्या समृद्धि योजना आ जाती है। ये सारे में 1.5 सेक्शन 80C में कवर होता है 1.5 लाख के अंदर। इसमें एक एनपीएस इंस्ट्रूमेंट भी एनरोल किया गया है, जिसमें आप अगर एनपीएस में करते हैं तो 80C के अंडर वो आप बेनिफिट ले सकते हैं। अब जाते हैं हम दूसरे सेक्शन पे, 80CCD1B, जो कि एक वॉलेंटरी इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। अगर सब्सक्राइबर 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए अपने अकाउंट में डाल रहा है साल का, तो उसको ये एक्सक्लूसिव बेनिफिट मिलता है इस 80CCD1B में। और इस पर्टिकुलर सेक्शन में सिर्फ एक एनपीएस ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे ये इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है इंडिया में जो इस सेक्शन में उसको बेनिफिट मिलता हो। तो आप मान के चलिए 1,50,000 आपको 80C में, 1.5 लाख आपको 80C में, और 50,000 आपको 80CCD1B, यानी कि आपको 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। अब इसका बेनिफिट समझिए या इसके रिटर्न समझिए कि अगर आपने 50,000 रुपए एनपीएस में डाल दिया और अगर आप 30% की ब्रैकेट में आते हैं इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली, तो यानी कि आपका 15,400 रुपया, 600 रुपया सरचार्ज मिला के वो तो आपका सीधा सीधा टैक्स बेनिफिट है। मतलब वो आपकी आय हो जाएगी, वो आपकी एक तरह से इनकम कैलकुलेट हो जाएगी, बिकॉज आपको उसको टैक्स नहीं देना है गवर्नमेंट को। अब रिटर्न्स तो हम बाद में बात करेंगे, उसके आगे जाके मैं बात भी करूंगा। थर्ड बेनिफिट जो टैक्स बेनिफिट है, जो इम्पोर्टेंट टैक्स बेनिफिट है, वो ये है कि कॉर्पोरेट में अगर आप एनरोल होते हैं, कॉर्पोरेट इसके अंदर एनरोल होते हैं और कॉर्पोरेट अपने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 10% ऑफ दी सैलरी, 10% ऑफ दी सैलरी में उसका कोई टैक्स नहीं लगता। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके अंदर वो पूरा टैक्स फ्री है। अब हम बात तो हमने कर ली इन्वेस्टमेंट्स की, कैसे हमने डालना है, क्या बेनिफिट्स हैं। अब आते हैं विड्रॉल, जो कि बहुत सारा जरूरी है। हाँ, जो कि बहुत सारा क्वेरीज रहता है जब भी हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो बोलते हैं ठीक है इन्वेस्टमेंट तो वन पार्ट है, हम निकालेंगे कैसे उस पैसे। एग्जैक्टली, क्योंकि पैसा जमा ही इंसान इसलिए कर रहा है कि कभी सर्टेन टाइम पे जरूरत पड़े तो वो उसको इजिली निकाल सके। तो विड्रॉल का पहले प्रोसेस बता दीजिए, फिर हम लोग बातचीत करें। हाँ, तो ये पार्शियल विड्रॉल का एक अच्छा प्रोविजन दिया गया है कि कोई नीड में है तो पार्शियल विड्रॉल के थ्रू पैसा निकाल सकता है। ये 3 साल के बाद ऑप्ट किया जा सकता है। एक बार आपने अकाउंट ओपन कर लिया तो 3 साल के बाद आप इस पार्शियल विड्रॉल को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आप जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है एज ए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एज ए सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन, उसका 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं और आपको ये आपके अकाउंट में, खाते में डाल दिया जाएगा और आप उसको यूज कर सकते हैं। जी। दूसरा ये है कि ये पार्शियल विड्रॉल 3 बार आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज कर लिया बाकी दोबारा आपको या तीसरी बार आपको प्रोविजन नहीं मिलेगा। टोटल एनपीएस टेन्योर में आप 3 बार ये यूज कर सकते हैं और बहुत सारे पर्पस की वजह से आप ये विड्रॉ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक रीजन है जो एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे वैलिड रीजन हमने इंक्लूड करे हैं इसके अंदर, जैसे कि हायर एजुकेशन हुआ, मैरिज हुई, आपका कुछ आप घर बना रहे हैं, फ्लैट का कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर है, आपको कुछ स्किल डेवलपमेंट करना है, आप कुछ नए वेंचर में जा रहे हैं, वो आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आप उसके लिए आपको कुछ पूंजी चाहिए तो आप एनपीएस से विड्रॉ कर सकते हैं पार्शियल विड्रॉल के तरीके में और वो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, फ्रॉम दिस इसमें जो है इसमें टैक्स भी नहीं लगता है, टैक्स फ्री कंपोनेंट रहेगा। देखिए ये बहुत ही अच्छा है कि कोई भी प्रोडक्ट हुआ जिसमें आप विड्रॉल करते हैं उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। एक एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल में भी आपको टैक्स नहीं लगता है। एनपीएस एज सच प्रोडक्ट तो ट्रिपल ई कहलाता है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। एंट्री के टाइम पे भी इंटरेस्ट, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द एनपीएस तो भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, और अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो भी कोई टैक्स नहीं लगता है।
और पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं तो भी कोई टैक्स नहीं लगता है। तो कितना टैक्स फ्रेंडली प्रोडक्ट है आप समझ सकते हैं, और ये लोगों को आप शेयर कर सकते हैं इसके ऊपर। अगली स्लाइड पे चलते हैं और एक बार और देखते हैं कि ये एग्जिट विड्रॉल्स में क्या क्या फैसिलिटीज हैं आपके पास। जो हम पहले बात कर रहे थे पार्शियल विड्रॉल का, उसमें ये था कि अगर आप रह रहे हैं सिस्टम में और आपको पैसा लेना है तो पार्शियल विड्रॉल का आप एक्सरसाइज कर सकते हैं फंक्शनैलिटी। अगर आप सोचते हैं कि एनपीएस मैंने अकाउंट खोल लिया है बट समहाउ मैं उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा हूँ, उसको चला नहीं पा रहा हूँ, या किसी रीजन से मुझे बंद करना है, तो उसके भी 3 रीजन दिए गए हैं। 3 पर्पज से आप कर सकते हैं उसको बंद। एक ये कि जब आप रिटायरमेंट के नजदीक आ जाते हैं, यानी 60 साल आपने अचीव कर लिया, 60 इयर्स आपने अचीव कर लिया एज, तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप 5 साल आप सिस्टम में हैं, एनपीएस में हैं और विड्रॉल करना चाहते हैं, तो आप इसका विड्रॉल ले सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं अपना अकाउंट। और तीसरा, अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट में सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है तो नॉमिनी उनका विड्रॉल कर सकता है। इसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस दी गई हैं ताकि जो नॉमिनीज हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाए जब वो इस सिस्टम से एग्जिट कर रहे हैं। तो अगर मैं 60 साल की एज पे अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं उसके बारे में बात करूं, तो आप मैक्सिमम आप 60%, 60% आप निकाल सकते हैं एज ए लमसम। जब आप वो रिक्वेस्ट डालेंगे, एग्जिट का रिक्वेस्ट डालेंगे, तो जितना भी आपका कॉर्पस है उसमें से 60% निकाल के आपके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका 10 लाख रुपया आपका कॉर्पस बन गया है तो 60% यानी 6 लाख रुपया आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जो 40% बच गया, जो ऊपर के एग्जाम्पल की बात करें तो 4 लाख हुआ, तो उसका एक पेंशन बनाया जाएगा। उसमें भी बहुत सारे एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स एम्पैनल्ड हैं पीएफआरडी के साथ, जो एन्युटी इश्यू करके देते हैं कस्टमर को, और जिससे उनको एक पेंशन मिलता है, एक मंथली पेंशन मिलता है, या जो फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं उस पर वो पेंशन ले सकते हैं। अभी अगर इसमें एक और बहुत अच्छा प्रोविजन दिया गया है कि अगर आपका कॉर्पस 5 लाख तक ही है, 5 लाख है या 5 लाख से कम है, तो इसका पूरा का पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। आपको एन्युटी में डालना नहीं है तो आप नहीं डालें। अगर आपको डालना है तो कोई रोक नहीं रहा है, आप डालिए। बट अगर आप पूरा का पूरा पैसा भी विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट पे प्री मैच्योर एग्जिट की बात करें तो उसमें भी जो परसेंटेज है विड्रॉल्स के वो 20 और 80% है, यानी कि 20% एज ए लमसम आप विड्रॉल कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा, और जो 80% बनेगा उसका पेंशन में। इसमें भी अगर आपका 2.5 लाख से कम का कॉर्पस है, 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम का कॉर्पस है, तो आप 100% विड्रॉल कर सकते हैं। डेथ केस में आप जो नॉमिनी है वो पूरा का पूरा पैसा ले सकता है, विड्रॉ कर सकता है, और अगर उसको पेंशन खरीदना है तो एन्युटी खरीदना है तो एन्युटी खरीद भी सकता है। एब्सोल्युटली ये रिटर्न्स में इसमें जस्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। आपने जो विड्रॉल वाला पॉइंट था, तो 60% विड्रॉल आपने बोला कि जब 60 होता है तो 60% मैक्सिमम ले सकता है। तो 60% विड्रॉल का जो लमसम विड्रॉल है उसका भी हमने लेटेस्ट एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है, उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक लमसम विड्रॉल। यानी कई बार ऐसा होता है कि जब एम्प्लॉय कहीं एम्प्लॉयड है और रिटायर होता है तो उसके पास लमसम को कहीं जैसे ग्रेचुटी मिल जाता है या फिर लीव एनकैशमेंट मिल जाता है, तो उसका पैसा काफी होता है। तो कहते हैं कि 60% का क्या करें, तो अभी हमें नहीं चाहिए, तो उसको डेफर भी कर सकते हैं। मतलब अभी वो नहीं लेना चाहते तो आगे 70 ईयर्स तक डेफर कर सकते हैं, या उसको आप सिस्टमेटिकली लमसम के रूप में, सिस्टमेटिकली जैसे आप मंथली कुछ विड्रॉ कर, मान लिया आप टोटल अमाउंट आपका 60 लाख है तो उसमें आप 60 लाख में से कुछ कुछ मंथली बेसिस पे आप लेना शुरू कर सकते हैं टिल 75 ईयर्स। तो 15 साल तक जो है ना आपको वो आपको एक फैसिलिटी मिलती है प्रॉपर विड्रॉल के लिए। तो एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है जो कि काफी लोगों ने सराही है। राइट सर, ये रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो तो हम यहाँ रिटर्न्स जो आपको दिख रहे हैं, रिटर्न्स हमने टीयर 1 और टीयर 2 जो अकाउंट रहता है उसके रिटर्न्स दिखाए गए हैं। 1 साल में कितना रिटर्न है, 3 साल में कितना रिटर्न है, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में। और ये इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ये एवरेज रिटर्न्स हमने यहाँ मेंशन किए। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं जो एनपीएस के रहे हैं, अच्छे रिटर्न्स हैं। ऑन एन एवरेज 10 से 11% का एक, अगर हम इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जोड़ दें तो 10 से 11% साल का एक रिटर्न बनता है। और अगर कोई ज्यादा अच्छा नॉलेजेबल है सिस्टम का,
या इन्वेस्टमेंट का, तो वो अकॉर्डिंगली अपने स्कीम्स भी चेंज कर सकता है या रेशियो बढ़ा सकता है, इक्विटी में भी बढ़ा सकता है या कॉर्पोरेट बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बेस्ड ऑन दी रिस्क एंड द एज वो उसको फैसिलिटेट कर सकता है। यही टीयर 2 में भी मोर और लेस सेम रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं, जो कि अगेन नियर टू जो आपके टीयर 1 है उसके अकॉर्डिंगली ही लगभग रिटर्न्स है, थोड़ा बहुत आगे है और पीछे है, बट अदरवाइज सेम रिटर्न्स आपको दिखते हैं और बहुत अच्छे रिटर्न है। कोई भी आप प्रोडक्ट उठाइए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट उठाइए जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहते हैं जनरली, तो एनपीएस में रिस्क जो है वो बहुत मिनिमम रहता है, और अगर उसके हिसाब से रिस्क से आप कंपेयर करेंगे तो रिटर्न्स आर फैंटास्टिक। इससे अच्छे रिटर्न्स आपको एक किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगे। प्लस ये जो रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं ये टैक्स फ्री हैं, जैसा हमने बात किया ये ट्रिपल ई इवन पार्शियल विड्रॉल इज आल्सो टैक्स फ्री, तो इसमें कोई टैक्स भी नहीं लग रहा है। अगर आप जैसे सपोज करिए आप एक फिक्स डिपॉजिट से आप कंपेयर करें, तो फिक्स डिपॉजिट का आज की डेट में इंटरेस्ट से अराउंड 7.2% है। उसमें जब भी इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे, उसपे आपको एक टैक्स देना पड़ता है, और अगर 30% के ब्रैकेट में आए तो ये लगा के चलिए 2.1% का आपका रिटर्न चला। तो 7.2 में से 2.1 घटा लिया तो 5.1, तो रियलिस्टिक रिटर्न है एफडी का 5.1% ही है, बट इधर आप कंपेयर करेंगे तो देयर इज अ वाइड डिफरेंस। तो ये हम हर किसी को समझाते हैं कि क्यों आप एनपीएस में डालिए, क्यों आप टीयर 1 में डालिए या क्यों आप टीयर 2 में डालिए, बिकॉज रिटर्न्स भी अच्छे हैं, पर्पस भी अच्छा है, वो आपके पर्पस को सेटिस्फाई भी कर रहा है अलॉन्ग विद द गुड रिटर्न्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नेक्स्ट। हाँ, ये जो हमने टेबल आपको दिखाया है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये एक ऐसा टेबल है जिसमें हम एम्फसाइज करना चाह रहे हैं कि क्यों आप एनपीएस को जल्दी ज्वाइन करें। अगर आप देखेंगे पहली रो की हम बात करेंगे, अगर आप 20 साल में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर आप 60 साल तक इसको चला रहे हैं तो 40 साल आप इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे। आपने सिर्फ 1000 रुपए महीने का भी डाला, यानी साल का 12,000 रुपए, और अगर 40 साल की बात करूं तो 4,80,000 रुपए आप डालेंगे। अब मैंने उस पर एक रिटर्न बनाया है 10% रिटर्न, क्योंकि रिटर्न में आपको दिखाई पाया हूं, एक अजम्पशन है कि आपने इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मिला के आपको एनुअल 10% का रिटर्न आ गया। तो देखेंगे कि वो आपका 4,80,000 कहाँ पहुंच गया, 60,63,000 तक पहुंच गया। और उस पे अगर मैं लमसम की बात करूं, जो मैंने बोला कि 60% आप विड्रॉल कर सकते हैं एज ए लमसम, तो 38 लाख आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, और बचे हुए पैसे से जो 25 लाख के आसपास है उससे आपको पेंशन मिलेगा। और पेंशन भी अगर आप मंथली पेंशन में जा रहे हैं और आप ये अज्यूम करते हैं कि 6% रिटर्न से भी आपको वो पेंशन दिया जा रहा है, तो भी एक अच्छा खासा अमाउंट आपको 12,000 रुपए पर महीना, 12,700 रुपए पर महीना मिलेगा। अब यही आप आगे अगर आप जाते हैं, देखते हैं जैसे जैसे आप लेट करते जाते हैं आप अपनी एंट्री एनपीएस में, वैसे वैसे आपका एक्यूमुलेटेड कॉर्पस जो है वो बहुत थोड़ा होता जा रहा है। अब वो थोड़ा होता इसलिए जा रहा है बिकॉज वो जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो घटता जा रहा है, जिसकी वजह से आपको रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे हैं, और अगर रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे हैं तो आपका पेंशन भी नहीं बन पा रहा है। इसीलिए एम्फसाइज किया जाता है पीएफआरडी की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, हम सारे चैनल्स की तरफ से भी, कि ये आप जो इन्वेस्टमेंट है आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। अगर आपका जॉब लग जाता है लेटर से 25 साल में, या आप अगर स्टूडेंट हैं और अगर आप थोड़ा आपको ऐसे मनी मिलता है, पॉकेट मनी मिलता है जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एनपीएस विच इज अ फैबुलस प्रोडक्ट। आपको रिटर्न्स भी अच्छे देता है और आपका रिटायरमेंट के टाइम कॉर्पस भी बहुत आपको अच्छे बना देगा। जितना आप लेट करेंगे उतना डिफिकल्टी होगा आपको रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करने का। ये रिटर्न्स आप एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट से जाके भी देख सकते हैं। दिस रिटर्न्स आर अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट आल्सो, कि क्या रिटर्न है। कैलकुलेटर भी है वहां पे, आप अपनी एज डाल के, अपना अमाउंट डाल के वो देख भी सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंगली। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट पे आ जाओ एक बार। ये चार्जेस के बारे में सर एक बार बता दीजिए, चार्जेस क्या है ये? हाँ, तो ये एक जो हम वीएलई को कमीशन देते हैं, क्योंकि हम जो सर्विसेज देते हैं एनपीएस की वो हम हमारे वीएलई भाइयों की तरफ से देते हैं। तो अब हमने प्रोडक्ट तो सिटीजन्स को दिया है, बट हमारे लिए उसमें क्या है, तो उसके लिए ये है कि कोई भी अकाउंट आप ओपन करते हैं एज ए वीएलई सीएससी की तरफ से,
तो उसका 160 रुपया मिलता है आपको, हर अकाउंट ओपनिंग पे आपको 160 रुपया मिलता है। प्लस जब भी आप इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 24 रुपये मिलता है आपको, जो आपका कमीशन दिया जाता है, एज ए कमीशन दिया जाता है, एज ए सर्विस चार्ज दिया जाता है। या फिर इसमें भी एक ब्रैकेट है हायर और लोअर की, मिनिमम 24 रुपये है। अदरवाइज जितना भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट डाला जा रहा है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाला जाता है, उसका 0.4% दिया जाता है। मैक्सिमम 20,000 रुपया है, तो 24 रुपए से 20,000 रुपए का आप कमीशन कमा सकते हैं कंट्रीब्यूशन के ऊपर। या कोई अकाउंट खोल लिया है आपके थ्रू या कहीं और से और कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है आपके थ्रू, तो भी ये कमीशन आपको मिलता है। और ये ऑन द फ्लाई कमीशन दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि मंथ के बाद कैलकुलेट होगा और तभी मिलेगा। ये जैसे ही आप एनपीएस का पेमेंट करते हैं उसमें एडजस्ट किया जाता है और ये कमीशन इंस्टेंटली आपके वॉलेट में दे दिया जाता है। नेक्स्ट, ये हमारा एक छोटा सा प्रोसेस है। एनपीएस को ओपन करने के लिए हार्डली 10 मिनट लगते हैं। कैसे आप ओपन कर सकते हैं, क्या कैसे वीएलईज ओपन कर सकते हैं? उनको डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करना है, उनको जो यूजर आईडी पासवर्ड दिए गए हैं उनके थ्रू लॉगिन करना है, एनपीएस सर्च करना है। एनपीएस सर्च करेंगे तो वहां पे आपसे पैन डिटेल्स या आधार डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो आप भरिए। अगर आप आधार से कर रहे हैं तो डिटेल्स फैच हो जाएगा आधार डेटाबेस से और वो रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा आपको। बैंक डिटेल्स डालिए, नॉमिनेशन डिटेल्स डालिए और कितना आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो बताइए। प्लस कितना कौन से पेंशन फंड में आप डालना चाहते हैं, कौन सी स्कीम्स में आप डालना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करिए। और एज ए बैंक प्रूफ बैंक का एक कॉपी कैंसिल चेक आप दे सकते हैं या पासबुक का कॉपी आप डाल सकते हैं और स्कैन सिग्नेचर का कॉपी आपको अपलोड करना होगा। एक बार आपने पेमेंट कर दी उसके बाद तो इंस्टेंटली प्राइम जनरेट हो जाता है, वॉलेट से डिडक्शन होता है आपका पेमेंट और इंस्टेंटली प्राइम जनरेट होता है। रिसिप्ट जनरेट होता है जो कि आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं और प्राइम नंबर भी उस रिसिप्ट में लिखा रहता है कि कब जनरेट हुआ है, क्या नंबर है, किस नाम से, वो सारी डिटेल्स उसमें लिखी जाती है। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस है। वो जो वीएलई कर रहे हैं उनको पता है, उनको बस थोड़ा सा इशारा काफी है कि आपको इस फ्लो में जाना और इस फ्लो से आपको फर्दर करना है। इसके बाद वाले पेज को अगर देख ले कि गारंटी हम किस चीज की दे रहे हैं। ये हम हमारे वीएलईस के लिए एक बहुत अच्छा स्कीम लेके आए हैं, जो हमने कमीशन शेयर किए थे अभी आपके साथ, जो आपको मिलेगा उसके ऊपर ये दिया जा रहा है। अब ये जो स्कीम है ये मार्च तक है, 31 मार्च तक अवेलेबल है। कोई भी वीएलई 3 या 3 से ज्यादा अकाउंट खोलता है तो उसको पर अकाउंट 20 रुपया दिया जाएगा। अगर उसके कस्टमर का केवाईसी ओके है, सारी डिटेल्स ओके हैं, तो हर अकाउंट पे 20 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाएगा अगर वो मिनिमम 3 अकाउंट खोलता है। अगर आपने 100 अकाउंट खोल के तो 100 × 20 उतना पैसा आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आपको एज ए कमीशन, एज ए एक्स्ट्रा कमीशन, एज ए इंसेंटिव। प्लस ये जो कैंपेन है इट्स नॉट ओनली कि भी इंसेंटिव्स है कैश के, रिवॉर्ड प्रोग्राम भी है, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम भी है। रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको सर्टिफिकेशंस दिए जाएंगे हमारी तरफ से, जिसमें जो टॉप वीएलईज रहेंगे उनको अप्रिशिएट किया जाएगा ऑन डूइंग देयर वर्क ऑन एनपीएस। तो वो एक फैसिलिटेशन भी होगा हमारी तरफ से आप लोगों के लिए। तो ये है, ये पूरा है आई थिंक। और अगर कोई सवाल रहता है तो क्या करें, इस पर हमें मेल करना होगा क्या? हाँ, इस पे आप मेल कर सकते हैं। ये एक डेडिकेटेड हमारी एक ईमेल आईडी है, pension@csc.gov.in। इस पे आप मेल करिए, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कैसे खाता खोलना है या खाता खोलने में क्या क्या करना है, वो सारी, कुछ भी आपको सर्विस रिक्वेस्ट प्रॉब्लम है, कुछ और आप जानना चाहते हैं एग्जिट के बारे में, अकाउंट ओपनिंग किस किस तरीके से हो सकता है, वो आप थोड़ा और डिटेल में जानना चाह रहे हैं, वो आप इस पे मेल कर सकते हैं और हम इस पे फिर एंटरटेन करते हैं और उस पे रिप्लाई करते हैं, आपकी क्वेरीज का रेजोल्यूशन देते हैं इसके ऊपर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया सरदीप सर, आपने इतने डिटेल में, इतना विस्तार से समझाया कि अगर कोई भी ये एपिसोड देख रहा होगा या बाद में भी अगर एक बार रिवाइंड करके उसको देख लेगा तो उसको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी कि एनपीएस एग्जैक्टली क्या है और किस तरीके से काम करता है और फायदा किस तरीके का है। और जो वीएलई इस समय हमारे साथ जुड़े हुए और जो देख रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन में किस तरीके का बेनिफिट मिलना है वो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसमें कहीं कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं होगी। तो सर सबसे पहले हमें सर आपका एक रिएक्शन जानना चाहेंगे इस इंटायर प्रेजेंटेशन पर। आपने क्या देखा, क्या महसूस किया, और कोई चीज अगर छूट गई है या आपको लगता है कि इसमें ये बात ऐड कर दें तो वो प्लीज एक बार।
इनफैक्ट ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव, काफी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन था, क्योंकि मोस्टली जो एस्पेक्ट्स हैं एनपीएस के वो कवर किए हैं सरदेव जी ने जी। और काफी अच्छी चीजें बताई हैं जो कि नॉर्मल लोगों को कई बार आइडिया नहीं होता है कि एनपीएस अखबार में देखा पढ़ लिया कि एनपीएस क्या है, बट ये एक पूरा अच्छा सा प्रेजेंटेशन रहेगा जहां वो पूरा एक एक चीज कैसे उसमें एंट्री किया जाएगा, कैसे उसमें आगे इन्वेस्टमेंट कैसे होगा और उसमें उसके बाद उसका एग्जिट में कितना पैसा उसको मिलेगा, पेंशन फंड कौन कौन से हैं, क्या कितना इन्वेस्टमेंट रिटर्न है उनका, तो पूरा एक एंड टू एंड डिटेल उसका प्रोडक्ट का इसमें दिया हुआ है। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन जो कि सदैव जी ने शेयर किया है। जी सर, बातचीत को आगे बढ़ाएं। अमित सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये पीएफआरडीए पेंशन धारकों की मदद कैसे करता है, किस तरीके से मदद करता है? जाहिर बात है कि हम जब तक जवान हैं, जब तक बहुत एक्टिवली काम करें, तब तक तो हम करते ही हैं और पैसा मिलता ही है। समस्या वहीं खड़ी होती है सर, जहां पे आपका शारीरिक स्थिति अलाउ नहीं करता है आपको फर्दर काम करने के लिए, लेकिन खर्च की नीड तो रहेगी ही रहेगी, वो तो आप नहीं कम कर पाएंगे। तो कैसे पीएफआरडीए इस दिशा में लोगों की हेल्प करता है? पीएफआरडीए जो जैसे कि मैंने बताया कि पीएफआरडीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेटर के रूप में क्रिएट किया गया था। जैसे ये ऐसी संस्था है जैसे लगा लीजिए आरबीआई जो है ना बैंक्स के ऊपर एक नियामक प्राधिकरण संस्था है, ऐसे ही जो है ना जैसे सेबी है वो कैपिटल मार्केट के लिए, ऐसे ये पेंशन सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नियामक जो है ना संस्था बनाई है, जो कि जितने भी एंटिटीज हैं जो पेंशन सेक्टर के ग्रोथ के लिए काम करेंगे उनको रेगुलेट करता है। तो उसमें अब जैसे मान लिया पेंशन फंड्स हैं, तो पेंशन फंड क्या करते हैं, जो पैसा स्कीम में आया उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए वो जो है ना इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन बनाता है। उसके हिसाब से वो चेक भी करता है कि जो इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन उसने बनाई है पेंशन फंड्स के लिए क्या वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो सब जो है ना मतलब एक मॉनिटरिंग भी करता है। और उसके अलावा डिफरेंट टाइम पे स्कीम अलग अलग, यानी किसी अगर जरूरत पड़ती है, यानी हमारे बहुत सारे फीडबैक भी आते रहते हैं कि इस कोई भी प्रोडक्ट में कुछ चेंज करना है उसमें चेंज भी करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म भी, अगर मान लो किसी को शिकायत है जी, तो उसको वो शिकायत उस पर ग्रीवेंस मैकेनिज्म जैसे सौदेव ने बताया है कि उस पर वो अपना अपलोड कर सकता है अपनी जो भी फीडबैक है उसको, और उसको रेजोल्यूशन के लिए उसमें डाल सकता है। अगर मान लो उससे शिकायत से सेटिस्फाइड नहीं है तो नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट कर सकता है, जो कि एनपीएस फर्स्ट लेवल है। उसके बाद जो है ना ओम्बड्समैन के पास जा सकता है, ओम्बड्समैन से भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल है पीएफआरडी। तो मतलब सारे इसमें लेवल बनाए गए ग्रीवेंस मैकेनिज्म के, तो जहां भी मतलब लगता है कि वो मतलब उसको जरूरत है सब्सक्राइबर को, वहीं पे उसको हेल्प होगी। दूसरा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जैसे सीएससी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ऐसे मल्टीपल चैनल्स पीएफआरडी ने बनाए जिससे कि सब्सक्राइबर जो है ना उसको एनरोल कर सकते हैं ऑनबोर्डिंग के लिए। और इस तरह से बहुत सारे यानी जो मेन हमारा काम ये है कि जितने भी इंटरमीडिएट सिस्टम है उनका एक रेगुलेशन बना करके उनको प्रॉपर तरीके से उनको रेगुलेट और मॉनिटर करना। सर, ये जो चर्चा हो रही है उसको लोग देख भी रहे हैं और लगातार सवालों की झड़ी आ रही है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सवाल लिख रहे हैं, जिसमें मैं बहुत सिलेक्टिव सवाल उठा पाऊंगा। तो एक मोहम्मद जीशान लिख रहे हैं कि सर मैंने एनपीएस अपना करवाया था, लेकिन उसका पेमेंट दोबारा से कैसे करेंगे? ये क्या इनका मामला है कि क्या इन्होंने पेमेंट किया था और फिर एड ऑन पेमेंट करना चाह रहे हैं? ये शायद यही पूछ रहे हैं कि जो इन्होंने ऑलरेडी पेंशन अकाउंट खोला हुआ है अब उसमें दोबारा से पेमेंट कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, वो कैसे करें? तो उसमें ये है कि जहां से उन्होंने अकाउंट खोला था या तो वहीं पे जैसे मान लिया कोई पास में जो सीएससी सेंटर है जो विली है वहां आसपास, वहां जाकर के उसका अपना प्रान नंबर बताएंगे, उनका प्रान नंबर उनको मिला होगा तो वो ओपन करके प्रान नंबर के थ्रू उसका कंट्रीब्यूशन वहां से सबमिट हो जाएगा और वैसे सिस्टम में आ जाएगा। ये एक तरीका है। राइट सर, दुष्यंत शर्मा लिख रहे हैं कि I have a facing problem to create an NPS account in NSDL. सर अभी सर क्या कहेंगे इस पर, और ये इनको कैसे हम रिजॉल्व इसका सॉल्यूशन देंगे हम दुष्यंत को? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है दुष्यंत जी बहुत हो सकता है बहुत वैलिड रहेगा, बट एक लाइन में समझाना मुश्किल है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। जैसे हमने बताया कि प्रोसेस बहुत स्ट्रेट थ्रू है, आधार के थ्रू ही एक प्राइम जनरेट हो जाता है। आधार नंबर डालेंगे, बैंक डिटेल्स डालेंगे, नॉमिनेशन डिटेल्स डालेंगे, पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आप फॉलो करेंगे तो उसके थ्रू आप जनरेट कर पाएंगे। प्लस लेटर से आपको अगर प्रॉब्लम फिर भी आ रहा है कि प्रॉब्लम है, तो हमारे कुछ वीडियोस हैं या फिर हमारे चैनल पे हम बारी बारी बताते रहते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं, या जो हमने आपको एक ईमेल आईडी दी है उसमें आप स्पेसिफिकली स्क्रीनशॉट के साथ अगर आप भेज सकते हैं हमें, तो वी विल बी एबल टू रिप्लाई कि ये आप करिए ताकि आपका इशू रिजॉल्व हो जाए। pension@csc.gov.in ये मेल आईडी है। मैं अपनी टीम से बोल रहा हूँ कि जो भी इस तरीके से सवाल आ रहे हैं उनको हम एक लाइन में ये मैसेज तो डाल सकते हैं कि
csc.gov.in को वो पुश कर दें, अपनी जो भी क्वेरीज कंसर्न है स्क्रीनशॉट के साथ, जैसा कि अभी सर भी बता रहे हैं कि उस मेल पे डालें, टीम आपको बैकएंड से जवाब देगी। सर आप एक चीज मुझे थोड़ा सा समझना है कि जो अभी पीएफआरडीए की जो मौजूदा स्थिति है, जो करंट सिचुएशन है, उसमें जो ग्रीवेंसेस आते हैं आप लोगों के पास डायरेक्टली, उसको आप लोग कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं सवाल तो कर देता हूँ, लेकिन कुछ सुनता ही नहीं है कोई, महीनों लग जाते हैं, समटाइम्स नहीं, ऐसा बार नहीं- बार क्वेरीज पे क्वेरीज रेज करनी पड़ती है, लेकिन ठीक ठीक सोल्यूशन मिलता नहीं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि काफी सारे जो ग्रीवेंसेज हैं वो रिजोल्व हो जाते हैं। पहले ये देखते हैं कि जैसे हमारे बहुत सारे रेजोल्यूशन, बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस आए, तो हम ये देखते हैं कि पहले हमने डिफरेंट स्टेप्स बनाए। पहले हमने एनपीएस ट्रस्ट एक फर्स्ट स्टेप बनाया है, तो जी। सबसे पहले ग्रीवेंस उसके पास आता है, तो वो देखता है कि ये किस किस उसका किस जैसे हमारे किस एंटिटी से रिलेटेड, मतलब पीयूपी से रिलेटेड है या फिर पेंशन फंड से रिलेटेड है या फिर किसी और, तो उस हिसाब से उसको रिडायरेक्ट करते हैं। अगर मान लिया उसके बाद भी उसको लगता है उसका सोल्यूशन नहीं आया, तो हमारे पास पीएफआरडीए ने ओम्बड्समैन को नियुक्त किया है। ओम्बड्समैन के पास वो शिकायत कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल अगर नहीं होता है। ओम्बड्समैन डेफिनेटली उसकी शिकायत को रिजोल्व करते हैं। अगर फिर भी उनको लगता है कि शिकायत में अभी रेजोल्यूशन में भी कमी है, तो फिर पीएफआरडीए को डायरेक्टली वो लिख सकते हैं, तो पीएफआरडीए उसका रेजोल्यूशन करता है। संजय मोदियानी लिख कर रहे हैं कि वन क्लाइंट्स नेम इज रॉन्ग मेंशन, आधार कार्ड पे डिफरेंट है और एक्चुअली नाम पे डिफरेंट है, लगातार फॉलो किया गया नाम को दुरुस्त कराने के लिए, वो कैसे सब दुरुस्त होगा? तो अगर आपका नाम डिफरेंट है, कुछ डिटेल्स डिफरेंट है उसमें, या कोई अगर आप कोई प्रोफाइल में अपनी प्रोफाइल में कुछ और भी चेंज कराना चाह रहे हैं, से बैंक डिटेल्स हुआ या नॉमिनेशन डिटेल्स हुआ, तो उसके लिए एक फॉर्म है, सब्सक्राइबर मॉडिफिकेशन फॉर्म है, S2 फॉर्म है, जो कि आप भरेंगे, यानी कस्टमर भरेगा, उसमें प्राइम डिटेल्स और नॉमिनल डिटेल्स रहेंगी, प्लस जो आप चेंज कराना चाह रहे हैं उसका प्रूफ लगेगा। अगर आप नाम चेंज कराना चाह रहे हैं तो उसका गैजेट नोटिफिकेशन है। अगर सिर्फ नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको एक वैलिड प्रूफ देना है कि आपका नाम क्या है। और आपको ये जमा करना है सीएससी को। आप बीएलई को भी सबमिट कर सकते हैं और बीएलई के थ्रू हमें आ जाएगा, या आप जो हमारी ईमेल आईडी है उस पर भी आप रेफर कर सकते हैं विद द डिटेल्स एंड द प्रूफ। तो वो हम चेक करते हैं, फिर कोऑर्डिनेट करते हैं और उसका हम अपडेट कर देते हैं। लेटर से आपने बैंक डिटेल्स भी अपडेट किया, तो बैंक डिटेल्स आप नया बैंक डिटेल्स लाना चाह रहे हैं तो आप एक बैंक प्रूफ लगा दीजिए, कैंसिल चेक लगा दीजिए, या कॉपी ऑफ पासबुक लगा दीजिए, अकाउंट स्टेटमेंट लगा दीजिए, जिससे हम वेरीफाई कर सकें वो आपका अकाउंट है। तो हम अपडेट कर देंगे यहाँ पे प्रोसेस। तो उसमें भी जब सीएससी सेंटर पे पहुंचता है तो उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा बताइएगा। मतलब उसको स्कैन करके भेजते हैं, कैसे रेजोल्यूशन, उसका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है? जैसे अगर मुझे अपनी बैंक डिटेल अपडेट ही करनी है बाय द वे, तो मैं क्या करूंगा? वहां जाके अपना पासबुक लेके जाऊंगा, उसकी स्कैन कॉपी लेके जाऊंगा, फोटो कॉपी लेके जाऊंगा, कैसे करेंगे उसको? आपको बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एक पैन कार्ड लेके जाना है, या ई पैन कार्ड लेके जाना है, एक कॉपी लेके जाना है, या एक नंबर भी लेके जाएंगे पैन का, तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप पैन कार्ड लेके जा रहे हैं, बीएलई सेंटर पे जा रहे हैं, आप पूछते हैं कि बोलते हैं कि मुझे बैंक डिटेल्स अपना चेंज कराना है इस अकाउंट नंबर में, तो आपको एक S2 फॉर्म दिया जाएगा, सब्सक्राइबर मॉडिफिकेशन फॉर्म दिया जाएगा। वो कस्टमर को भरना है, उसमें प्रान मेंशन करना है, नाम मेंशन करना है, नया बैंक डिटेल्स जो आप अपडेट कराना चाह रहे हैं वो डिटेल्स मेंशन करनी है, और आपको सिग्नेचर करना है। प्लस उसका एक प्रूफ देना है, जैसे कैंसिल चेक आपको देना है, वो आप कैंसिल चेक अटैच करिए, वो फॉर्म के साथ अटैच करिए और बीएलई को दे दीजिए फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। बीएलई उसको चेक कर लेगा और फिर वो स्कैन करके हमें pension@csc.gov.in पे हमें भेज देगा। हमको एक बार यहाँ पे मिल गया वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, हम यहाँ पे फिर ऑनलाइन जो सीआरए का वेबसाइट है उसमें हम अपलोड करते हैं, चेंज करते हैं और प्रोसेस कर देते हैं। इसमें जिस टाइम हमको मिला उससे 2 दिन, 1 दिन में ही, 1 या 2 दिन में आपकी डिटेल्स अपडेट हो जाती है सिस्टम में। अशोक यादव लिख रहे हैं सर कि केवाईसी कैसे करें? देखिए, रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर आप ई केवाईसी कर रहे हैं तो आपको ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज करने का जरूरत नहीं है कि ई केवाईसी कैसे होगा। ई केवाईसी बहुत सिंपल टर्म्स में एक केवाईसी हो रहा है, जो पहले जमाने में हम फिजिकल डॉक्यूमेंट्स देते थे, ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, वोटर आईडी दे दिया नाम के लिए या पते के लिए। अभी वो सब डिजिटल हो गया है, और जो हमारा आधार आ गया है, हर सिटीजन को आधार दिया गया है, वहां पे आप आधार डालेंगे। अगर आप आधार डालना नहीं चाह रहे हैं तो वीआईडी डालेंगे, वीआईडी डाल जो प्रोविजन दिया जाएगा वीआईडी डालेंगे।
तो आपका जो डिटेल्स है आधार में वो फेच कर लिया जाता है और वो आपका प्राइम डिटेल्स में अपडेट कर दिया जाता है। तो इससे आप अकाउंट भी खोल सकते हैं। बाद में अगर आपको एड्रेस चेंज कराना है या कुछ डिटेल्स एड्रेस चेंज कराना है, केवाईसी डिटेल्स चेंज कराना है, तो भी आप ई केवाईसी के थ्रू वो चीज कर सकते हैं। राइट। सुमित सर, एक चीज जानना चाहूंगा कि हाल ही में पीएफआरडीए ने कर्मचारियों के पेंशन में नियोक्ता के योगदान पर कुछ छूट बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट की थी। उसके बारे में सर क्या स्टेटस है और क्या वो इनहेंसमेंट हुआ है, और हुआ है तो कितना हुआ? देखिए, आपको जैसे पता ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ सालों में एक नया टैक्स रिजीम जारी किया है, जिसमें कि एक ओल्ड टैक्स रिजीम है, एक नया टैक्स रिजीम है। तो जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें एटीसी सेक्शन 80C के अंडर, इनकम टैक्स 80C के अंडर ये है कि आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं एनपीएस या बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में, जो कि जैसे इंश्योरेंस है या कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, इस तरह से। और एनपीएस में अंडर सेक्शन 80CCD1B में आपको एडिशनल 50,000 की बेनिफिट मिलता है। तो टोटल मिला के एनपीएस में 2 लाख का बेनिफिट वहां मिलता है, टैक्स एग्जम्पशन मिलता है जी। लेकिन अंडर न्यू रिजीम उसमें वो उसको टैक्स मतलब वो टैक्स न्यूट्रल कर दिया गया, मतलब वहां पे कोई भी प्रोडक्ट उसमें एटीसी में नहीं है, अभी एटीसी सेक्शन ही हटा दिया गया है जी। तो उससे क्या हो रहा है कि जो सेविंग हैबिट जो बनी थी लोगों की कुछ एनपीएस में डालने की, वो हटती जा रही है। मतलब लोग अभी एनपीएस से थोड़ा सा दूर हुए हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये सिर्फ टैक्स प्रोडक्ट है। तो पहले तो ये समझने की हमें ये भी जरूरत है कि भाई एनपीएस सिर्फ टैक्स के लिए नहीं है, राइट। तो उससे एक्चुअली हमें ये देखना कि फ्यूचर का हमें बेनिफिट क्या है, यानी हमें रिटायरमेंट में पैसा चाहिए तो उसमें एनपीएस जैसा प्रोडक्ट एक बहुत अच्छा योगदान करता है। बट एनीवे, हमारा दूसरा ये हमने स्टडी किया था कि काफी सारे कंट्रीज में जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो उसमें यानी किसी और प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, अब सिर्फ पेंशन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। चाहे आप यूके देख लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, सारे कंट्रीज में उनको मिलता है। यानी जो आप कमाते हैं उसमें से आप कुछ पैसा अगर पेंशन में इन्वेस्ट करेंगे, पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो हमारा ये मानना था, हमारा ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो इसमें नया रिजीम जो आया है, इसमें अगर टैक्स बेनिफिट अगर एनपीएस को मिल जाता है तो ये बहुत ही एक रेवोल्यूशन होगा। बहुत सारे लोग उसमें एनपीएस में दोबारा से जुड़ जाएंगे, या वो नए जो है ना उपभोक्ता उसमें बहुत सारे आएंगे। उससे देश को, जो हमारा एक टारगेट है कि इंडिया को पेंशन सोसाइटी बनाना है 2047 तक, जो कि अपने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर का भी एक जो है ना विकसित भारत, बिल्कुल वो उसमें सफल हो पाएंगे कि ज्यादा हमारे पास नए उपभोक्ता उसमें जुड़ पाएंगे और लोगों को ज्यादा फायदा हो पाएगा फ्यूचर के। सर, मोहम्मद जिशान पूछ रहे हैं कि इसकी कोई लिमिट है क्या इन्वेस्टमेंट की, अगर कस्टमर कुछ करना चाहता है तो? जैसा कि हमने शुरू में अपने स्लाइड में बताया था कि 500-1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, बट इसकी अपर लिमिट भी कुछ है? इसकी अपर लिमिट कुछ नहीं है, आप अपना योगदान अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना आप मर्जी इसमें पैसे डाल सकते हैं। राइट। सरदीप सर, आप समय की चूंकि पाबंदी है और हम लोग अपने आखिरी पड़ाव पे हैं, लास्ट का आखिरी का 5-7 मिनट बचा है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको वीएलई के लिहाज से लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जानना चाहिए? बिकॉज एनपीएस को लेकर अभी भी अवेयरनेस उतनी है नहीं, थोड़ा कम है, या शायद लोग उस रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोचना ही नहीं चाह रहे हैं। हालांकि बहुत सारे, अगर आप अलग अलग लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो आप जरूर ये पाते हैं कि उनके जहन में रिटायरमेंट रहता ही रहता है, बट आज का जो युवा है वो शायद रिटायरमेंट की तरफ सोच नहीं पा रहा है। वो कैसे सोचे और सोचना उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये आपने बिल्कुल सही बोला कि जो रिटायरमेंट है वो हम सबसे आखिरी में रखते हैं, जबकि उसको स्टार्टिंग से ही इनबिल्ट होना चाहिए हमारे सिस्टम में कि हम उस पेंशन के लिए अभी से कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। हम मिनिमम करेंगे, 500 रुपए करेंगे, 1000 रुपए करेंगे, 2000 करेंगे, जितना हमारा बन पा रहा है उतना करेंगे, बट इट शुड स्टार्ट। एक बार स्टार्ट करेंगे तो हम उसके धीरे धीरे बेनिफिट्स भी देखेंगे। अब हम कुछ लोगों से मिलता हूँ जो 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, जो एनपीएस में थे, अब वो बोलते हैं, जिनको मैंने बोला था कि आप एनपीएस खोलिए, अब वो बोलते हैं अरे यार बहुत फैंटास्टिक प्रोडक्ट है, रिटर्न इतने अच्छे हैं, अभी हमें थोड़ा अश्योरेंस लगता है कि जब हम रिटायर होंगे कि हमें थोड़ा पैसा मिलेगा, हमें लमसम पैसा भी मिल जाएगा, प्लस हमारा जो जीवन यापन है रिटायरमेंट के बाद वो भी गुजर जाएगा अच्छी तरह से। तो ये एक स्टार्ट प्रोसेस है, एक जो अपना माइंडसेट है वो थोड़ा चेंज करने वाला है। वीएलई से यही रिक्वेस्ट है, ये जो एनपीएस का प्रोडक्ट है ये आप अपने सेंटर्स पे, अपने शॉप्स पे ये लगा के रखिए। हर किसी को रिक्वायरमेंट है रिटायरमेंट की, हर किसी ने बूढ़ा होना है, हर किसी ने 60 साल तक जाना है, तो ये पोस्टर लगा के रखिए एनपीएस का। हम आर्टवर्क्स देते रहते हैं, हम ट्विटर में भी डालते रहते हैं, वो आप प्रिंट करके अपनी शॉप में लगा भी सकते हैं। आप जरूर देखेंगे कि अगर आप वो पोस्टर लगा रहे हैं तो हर दिन आपको एक ना एक क्वेरी मिलेगा कि हाँ मेरे को एनपीएस अकाउंट खोलना है।
और ये एनपीएस अकाउंट खोलने से दो चीजें होंगी, एक तो आपका इनकम बढ़ेगा, आपकी आय बढ़ेगी, बिकॉज हम कमीशंस बहुत अच्छे देते हैं, रिटर्न्स इसमें कमीशंस बहुत अच्छे रहते हैं। दूसरा, जिसका आप अकाउंट खोलेंगे वो भी आपसे लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप बना के रखेगा, बिकॉज इतना अच्छा प्रोडक्ट देंगे, वो बोलेगा इसका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है बहुत अच्छा है, इससे मैं और भी 4 काम कराऊंगा। तो एनपीएस आपका एक काम तो कमीशन करके देगा प्लस आपको 4 काम और दिलवाएगा, जिससे आप भी अपना इनकम बहुत अच्छा करके बढ़ा पाएंगे और आपका इमेज भी बहुत अच्छा हो जाएगा। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे जी। लोगों को शायद मतलब जब आप इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे या मतलब सोचते हैं कि रिटायरमेंट भी कुछ जैसे लोग जो ना उसको लास्ट प्रायोरिटी रखते हैं जी। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो महंगाई दर है इंडिया की या कोई भी देश की, तो महंगाई दर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फ्यूचर का जो इसका इन्वेस्टमेंट है उसको एक्चुअली देखने के लिए। यानी आज जो आज 20,000 रुपए की 30,000 रुपए की वैल्यू है, वो 5 साल के बाद उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी, 10 साल में और भी कम होगी, 20 साल में और भी कम होगी। तो आज मान लिया आपका काम 30,000 रुपए महीने में चल रहा है, तो क्या 5 साल के बाद उसकी वैल्यू उतनी रहेगी? मतलब अगर आपको 30,000 रुपए 5 साल में उसका अगर देखना है कि मुझे 30,000 का कितना एक्चुअली महंगा दर अगर मैं 6% लेके चलता हूँ तो 5 साल में यानी वो 40,000 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं 20 साल में देखता हूँ तो 90,000 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब मुझे अगर 20 साल के बाद यानी मुझे अगर रिटायरमेंट के टाइम उतना पैसा चाहिए जो आज मैं 30,000 में जो चीजें ले पा रहा हूँ कि वो मैं 20 साल के बाद 90,000 में ले पाऊंगा। तो इसलिए मुझे एक बड़ा कॉर्पस चाहिएगा जो कि मुझे एक्चुअल में उस टाइम पे काम आएगा। तो इसलिए मुझे आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो एनपीएस जो एक प्रोडक्ट है वो बहुत ही मददगार प्रोडक्ट है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज इसमें इतनी अच्छी कॉम्पिटिटिव रिटर्न जैसे सरदेव जी ने बताया कि इसमें रिटर्न इतने शानदार हैं, कॉस्ट इतनी कम है और रिटर्न भी इतनी अच्छी क्यों है कि कॉस्ट इतनी कम है। और इट्स अ वेरी वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट और इसमें यानी सारी चीजें इतनी अच्छी हैं कि आप जब आप लेंगे तब आप 5-7 साल के बाद आपको पता लगेगा कि कैसे रिटर्न्स आ रही हैं। और दूसरी चीज इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी जो आप इन्वेस्ट करते हैं हर साल वो बढ़ता जाता है, फिर वो उस पर फिर ब्याज लगेगा, उस पर फिर ब्याज लगेगा। तो यानी 10 साल जब हो जाएंगे आपको लगता है कि यार इतना पैसा यानी कैसे बन गया, और फिर वो फर्दर आपको ग्रो करेगा, यानी 20 साल में और भी ज्यादा वो डबल बहुत जल्दी होगा फिर। तो इसलिए जो है एनपीएस एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, किसी भी आप सब्सक्राइबर को देंगे वो मतलब आपका बाद में यानी अगर आप उसको बोलेंगे भाई आप इसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट कीजिए चाहे 500 रुपए महीने से कीजिए, तो एक बहुत ही अच्छी रिटर्न देगा, शानदार रिटर्न देगा फ्यूचर के। शेखर सर्वे सर लिख रहे हैं कि बीच में क्या हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या? अगर हमने शुरू किया और लगा कि हमने 5 साल 10 साल 7 साल इस्तेमाल किया और अब नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन से, तो क्या ब्रेक हो सकता है? क्या ब्रेक हो सकता है? इसमें प्री मैच्योर एग्जिट अवेलेबल है। ये 5 साल के बाद आप अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं। 5 साल के बाद आप एक एग्जिट रिक्वेस्ट है, फॉर्म रहता है, वो भरना होता है। केवाईसी डिटेल्स अगेन आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लगाइए, बैंक प्रूफ लगाइए, अपना सिग्नेचर करिए और वो डिटेल्स आप हमें सबमिट करिए। बीएलई सेंटर पे भी आप सबमिट कर सकते हैं। वो सर आप हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगा तो हम उसका ऑनलाइन प्रोसेस कर देते हैं और पैसा आपके अकाउंट में चला जाता है। बट दूसरा यही है कि ब्रेक जितना कम करें उतना अच्छा है, बिकॉज रिटायरमेंट के लिए पैसा बचा के रखें, अदरवाइज जो मेन पर्पस है इस एनपीएस अकाउंट का वो डिफीट हो जाता है। बट अगर फिर भी किसी रीजन से हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो यस 5 साल बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। हम लोग इस शो के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। सुमित सर, अगर कोई आखिरी कमेंट्स आप करना चाहें जो एंटायर पीएफआरडीए, सीएससी और इस एनपीएस के एसोसिएशंस को ध्यान में रख के अगर कहा जा रहा हो और जिसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो और जिसका कुछ बेनिफिट्स आम जनता ले सके। मैं ये कहना चाहूंगा लास्ट में कि बेसिकली ये बहुत अच्छी स्कीम है। बेसिकली पीएफआरडी का ये भी एक हमारा मोटो है कि इसको जो पेंशन सेक्टर है इसको ज्यादा ज्यादा डेवलप किया जाए, इसलिए हमने सीएससी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ लगाया है। इट्स ए वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर अस। और आप जो विलेज हैं, आपकी सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास मेरे ख्याल 5 लाख से ज्यादा है विलेज, 5.5 लाख, 5.5 लाख से आपकी पहुंच पूरे इंडिया में है और इससे बड़ा चैनल हमारे पास हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप मैक्सिमम से जितने ज्यादा लोगों के पास जा सके, उनको बता सकें एनपीएस के बेनिफिट के बारे में। आप सोचते हैं कि आसपास जो भी लोग हैं, आसपास जो आप ये मानते हैं कि ये अभी जैसे मान किसी की भी नई नौकरी लगी है, इसके पास ये साधन है लेकिन उसके पास एनपीएस नहीं है, तो उसको आप एनपीएस में ला सकते हैं। उसके बेनिफिट्स के लिए हमारे पास पंपलेट्स हैं, 1 पेजर भी है, वो आपको सरदेव जो है ना वो शेयर भी करेंगे। सब सीएससी सेंटर्स में हमने पहले भिजवाए भी हैं और उसको हम दोबारा भिजवा सकते हैं। कुछ यानी मार्केटिंग मटेरियल भी हमारे पास है, तो जो भी आपको हेल्प चाहिए वो सीएससी जो डिपार्टमेंट से आपको मिलेगा। और बाकी फर्दर कोई इश्यू है तो हम ऑलवेज वी आर रेडी फॉर दैट। सो एब्सोल्युटली।
सरदीप सर, लास्ट कमेंट फॉर वीएलईज और आम जनता के लिए जो देख रहे हैं और एनपीएस को फर्दर कैसे प्रोसेस करें, उसके लिए अगर आप कुछ आखिरी क्लोजर कमेंट्स दे सकें। हालांकि हमने ये बताया है कि ये शो सिर्फ 1 घंटे का मैच शो है और शायद आपके 1 घंटे के बाद भी मन में कुछ सवाल रह जाए, उसके लिए हमने मेल आईडी आपको दी हुई है डेडिकेटेड इस काम के लिए, pension@csc.gov.in। आप उस पर लिख सकते हैं और जो भी मन में सवाल आ रहा है बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारी टीम बैकएंड से आपको हेल्प करेगी, आपको कॉल करेगी और जो भी क्वेरीज होंगी हम उसको सॉर्टेड करने की पूरी कोशिश करेंगे। सरदीप सर, क्लोजर कमेंट्स। मैं यही चाहूंगा आप सब वीएलई भाइयों से कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें एनपीएस अकाउंट ओपन करिए। आप लोगों का जो रिटायरमेंट प्लान है वो आप करवाइए, ताकि उनका एक फ्यूचर सिक्योर हो सके, एक रिटायरमेंट के बाद एक लाइफ सिक्योर हो सके, उससे आपका भी इनकम बढ़ता है। दूसरा, ये जो एनपीएस की गारंटी जो हम लेके आए हैं, जो स्कीम लेके आए हैं, जो 31 मार्च तक है, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, कुछ रिवॉर्ड रिकॉग्निशन दिया जा रहा है। उसमें आप टॉप वीएलईज बनिए, टॉप 5 टॉप 10 वीएलईज बनिए। आज अभी अगर मैं बोलूं तो जब हमने ये लॉन्च किया था आज की डेट में 20 लोगों ने 100 से ज्यादा अकाउंट खोल दिए इसमें। तो बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। तो आप सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई मैं इस डोमेन में नहीं हूँ या ये नहीं कर पाऊंगा, आप सब लोग कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस स्कीम। लेट अस डू ए ग्रेट रन फॉर पीएफआरडीए सो दैट हमारे को वो एम्फसाइज करें कि सीएससी चैनल जो उन्होंने अच्छी चीजें बोली है सीएससी चैनल के लिए, लेट अस प्रूव दैट वी आर दैट ग्रेट चैनल जो हम डिलीवर्स कर सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये एक महज शो नहीं है, ये आप लोगों के साथ एक जुड़ने का जरिया भी है कि सिर्फ हम एनपीएस की बात तो आज के एपिसोड में कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हम जो नेक्स्ट एपिसोड में लेके आए तो शायद उसमें हम कुछ और बातचीत कर रहे हों। तो बहुत शुक्रिया सुमित सर आपका वक्त निकालने के लिए और अपनी टीम के साथ यहाँ पे आने के लिए, बहुत धन्यवाद। और सरदीप सर आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला और एनपीएस के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। तो आज के इस चर्चा में हम लोग यहीं पे अपनी इस चर्चा को रोकेंगे। अगले हफ्ते हम फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। उम्मीद करते हैं कि प्लीज आप लोग एनपीएस के द्वारा दिए गए सारे सर्विसेज को, सारे स्कीम्स को, जो भी यहाँ पे डिस्कशंस हुए, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स ने बताए हैं, उनका भरपूर लाभ उठाएं। और यही सही समय है एनपीएस के बारे में सोचने का, प्लीज याद रखें। ऐसा नहीं है कि 60 साल की उम्र में जाके आप सोचेंगे और कोई बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड उस समय आपके जीवन में आने वाला है। शुरुआत आज अभी से करनी होगी। अगर प्रेजेंट बेहतर होता है, प्रेजेंट अगर आप अच्छा सोच पाते हैं, तो जाहिर बात है फ्यूचर आपका सिक्योर होता है। और जब फ्यूचर सिक्योर है तो आई थिंक कभी भी आपको किसी के सामने कभी भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।